और जिसमें 6 महीने के बाद कोई ड्राइविंग एक्सपीरियंस ही नहीं रह जाता, रेस ही देके नहीं देगी वो। तो ये गाड़ियां तो लेने का सवाल ही नहीं उठता। क्यों अपना एक्सपीरियंस, अपना दिमाग खराब करना, प्लस फैमिली को संकट में डालना कहीं ठुक जाए। मुझे तो ये लगता है कि आप कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर रहे हो उन चीजों से जो कि आपके पैरामीटर में सबसे ऊपर होनी चाहिए। सेफ्टी, फैमिली सेफ्टी। अगर कुछ ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती, तो विराट कोहली की फॉर्म वापस आ गई, मोदी जी 2 बार प्रधानमंत्री बन गए, कर्नाटका में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के परिवार में भी भैया खुशियां आ गई, और हमें ये भी पता पड़ गया कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। लेकिन इस गाड़ी का अगला जनरेशन कब आएगा ये शायद भगवान ही जानते हैं। तो आज हम कस्टमर रिव्यू करने वाले हैं फोक्सवैगन पोलो का। ये है 2020 पोलो का टॉप से थोड़ा नीचे का वेरिएंट, और हमारे साथ हैं इसके ओनर रचित सौगोरा। तो ये फोक्सवैगन पोलो क्या आज भी इतनी वर्दी है, क्या आज भी इसको ख़रीदना सही है? तो रचित ने तो ख़रीदी है, चलिए जानते हैं इन्होंने क्यों ख़रीदी, और ख़रीदने के बाद ये कितना पछता रहे हैं या फिर कितने खुश हैं। चलिए अंदर बैठ के इसको रिव्यू करते हैं। तो भैया हम आ चुके हैं पोलो के अंदर, और अंदर आते ही पोलो के अंदर एक चीज़ महसूस होती है कि आपको सामने जो कुछ भी दिखेगा ना, काफ़ी पुराना पुराना सा लगेगा। ऐसा लगेगा आपको कि आप किसी ऐसी गाड़ी में बैठे हुए हैं जो कि 2015 का मॉडल है, जबकि ये मॉडल जो है 2020 का मॉडल है। तो फोक्सवैगन ने, खासकर पोलो मॉडल ने, ये डैशबोर्ड अपडेट नहीं करा रचित। तो आप बताना चाहेंगे कि स्टिल आप पोलो की तरफ क्यों गए, बल्कि इसमें आपको पता है इंटीरियर बहुत ज़माने से चेंज नहीं करा गया। जिसको लोग बोलते हैं ना कि पुराना दिख रहा है, वो मुझे एलिगेंट लगता है। ओके, साफ है, किचर किचर नहीं है कि रंग डाल दिए और लेदर डाल दिया। तो सफाई पसंद है मुझे इस डैशबोर्ड में। ओके, बेसिकली ये डैशबोर्ड आपको इसीलिए पसंद है क्योंकि एक सिंगल कलर में है। हाँ। थोड़ा सोफिस्टिकेटेड सा लुक देता है। Yes. ऑफ कोर्स अगर हम बाकी डैशबोर्ड की बात करें तो आज कंपनी ने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे बड़ी सी एक स्क्रीन दे देते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट, जो इंडियंस के लिए बतानी क्यों सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब गाड़ी में एक आध पहिया कम हो चल जाएगा, लेकिन डैशबोर्ड में स्क्रीन जरूर होनी चाहिए। तो एक और नई चीज आ गई है, एक ओवरहेड डिस्प्ले होती है जिसमें आप स्पीड वगैरह सब चेक कर सकते हैं, और लेदर वर्क आजकल काफी हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ क्रोम वर्क भी करा जाता है उसको और एनहांस करने के लिए। तो आपको फिलहाल इसको सिंपल पसंद है, इसीलिए आपने ली। अच्छा, जब आप ये पोलो खरीदने गए थे तो आपने कुछ और गाड़ियां भी कंसीडर करी होंगी। हाँ बिल्कुल। इस रेट में 8 लाख, 8 लाख, 8.25 लाख में और भी गाड़ियां आपने देखी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। i10 देखी थी मैंने, उसके अलावा टियागो देखी थी टाटा की। एल्ट्रोज भी पसंद थी पर वो थोड़ी ऊपर थी। तो i10 और टियागो दोनों मैंने चेक के, ठोक बजा के, चला के सब देखी। तो क्या हुआ ऐसा, जो i10 तो काफी सेलिंग कार है, टियागो में आपने क्या देखा था उस समय? सीएनजी शायद आ गई होगी तब तक। तो टियागो में मैंने देखा था XZ प्लस पेट्रोल देखा था, सीएनजी नहीं आया था उस टाइम। ओके, तो मतलब अगर आपको पोलो जैसी गाड़ी पसंद है कि बहुत मजबूत होती है या सिंपल होती है, तो मेरे ख्याल से मजबूती में तो टियागो भी कम नहीं है। देन वाई पोलो? इस जमीन आसमान का फर्क है। और वो पोलो और टियागो में फर्क आपको घुसते ही दिख जाता है। एक जो मेरे को सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत थी गाड़ियों से इस सेगमेंट में, जैसे i10 चलाई मैंने, पिछले 2 i10 चलाई मैंने उसके पहले, उसके बाद टियागो का पूरा टेस्ट किया, पूरा ठोका बजाया। तो ये जो सेक्शन होता है ना, यहाँ पे जो उनका प्लास्टिक होता है, यहाँ जो प्लास्टिक होता है, वो हमेशा हिलता होता है। ओके, तो कभी जब मैं अंदर बैठता था तो मेरे को लगता था यार ये मजबूत ही दे सकते थे कि मैं कभी बैठ जाऊं तो मुझे कॉन्फिडेंस तो हो मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तो जैसे मैं इसमें बैठा, जैसे दरवाजा बंद हुआ इसका, तो मुझे लगा हाँ यार ये गाड़ी है। देखिए, दरवाजा बंद होने की बात है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जर्मन कार जो है, कई लोग तो उसका जब दरवाजा बंद होता है ना तो उस साउंड पे गाड़ी ले लेते हैं। इतनी बढ़िया थर्ड साउंड है जिसका कोई जवाब नहीं। और ऐसा नहीं पोलो, आप कोई सी भी गाड़ी जर्मन उठा लो, तो जर्मन टेक्नोलॉजी की तो बात मैं कर ही नहीं रहा, अभी इंजन स्पेसिफिकेशन पे तो मैं आ ही नहीं रहा हूँ। मतलब जो उसकी थर्ड साउंड होती है ना, उससे आपको पता पड़ जाता है यार आप कुछ टैंक टाइप कुछ खरीद रहे हो, है ना। अब नो डाउट इंडियन कंपनी टाटा ने भी ऐसी मजबूत गाड़ियां बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो टेक्नोलॉजी मिसिंग है। मतलब ऑफ कोर्स रचित, आपने ये गाड़ी केवल मजबूती के उस पे नहीं ली होगी, आपको चलाने में कैसी लगी i10 के कंपैरिजन में जो आपने इससे पहले चलाई है?
i10 के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा वो जो सेकंड लेवल है ना, ये गाड़ी आपको पसंद आएगी जब आप दरवाजा बंद करोगे। Yes. इस गाड़ी से आपको प्यार हो जाएगा जब आप हाईवे पे पहुंच जाओगे। Okay. इसका जो जितने बैलेंस के साथ ये हाईवे पे एक्सप्रेस वे पे भागती है, i10 में वो है ही नहीं, कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, एग्जैक्टली। तो इसको छोटा रॉकेट इसीलिए ही बोलते हैं दोस्तों, है ना। मतलब ये गाड़ी मैंने अभी भी लगभग रचित के साथ 40 किलोमीटर चलाई है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे सिटी हो और या फिर हाईवे हो, इतना कॉन्फिडेंस देती है ये गाड़ी आपको। और जर्मन टेक्नोलॉजी का तो क्या ही कहूँ, इतना मुलायम चलती है सब कुछ। अच्छा रचित, ये बताइए, इससे पहले आपने कौन कौन सी गाड़ी चलाई है? इसके पहले मेरे पास 2 i10 थी, एक सीएनजी और एक पेट्रोल। उसके बाद घर पे पापा के पास मेरे एक्सेंट है हुंडई की, स्विफ्ट भी है घर पे, स्विफ्ट भी चलाई है, क्रेटा भी चलाई है, क्रेटा भी है। तो सारा वो जो सेगमेंट है मारुति हुंडई वो सब चलाया हुआ है। मतलब एक तरीके से मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास जो सेगमेंट है वो सब चलाया हुआ है। वो सब चलाया हुआ है। तो मतलब जैसे अगर हम कहें तो उसके बाद आप अचानक से जर्मन पे शिफ्ट हो गए, आपका कोई बैड एक्सपीरियंस रहा या फिर क्या आप चेंज करना चाहते थे, अपग्रेड करना चाहते थे? बैड एक्सपीरियंस नहीं कहेंगे उसको, कहेंगे कि एक इसके साथ मेरे को अल्ट्रा गुड एक्सपीरियंस हो गया। Okay. जैसे मैं उसी मेंटालिटी में था, हुंडई वगैरह सब चला रही थी मैंने, तो ये जो इसका एक्सपीरियंस है ये मैंने कभी लिया ही नहीं था। तो मैंने हुंडई का मैं लेने तो मैं i10 ही गया था, टियागो टेस्ट ड्राइव कर ली थी, पंच भी चला के देखी थी मैंने, i10 भी टेस्ट ड्राइव कर ली थी, और उसी के 15 मिनट बाद इसकी टेस्ट ड्राइव रखी हुई थी मैंने। तो i10 ले चला के मैं एकदम खुश की नई वाली i10 तो बड़ी अपग्रेडेड है, ये है वो है, तामझाम भी था इधर। लेकिन जैसे ही मैंने ये चलाई तो बाकी सारी रिजेक्ट हो गई। इसका ड्राइव इतना स्मूथ है, इसका ये जो एक्सपीरियंस है, कॉन्फिडेंस आता है बैठ के। अच्छा, तो इसकी मेंटेनेंस के बारे में बड़ा मिथ है, आप जरा क्लियर करोगे कि बहुत हाई मेंटेनेंस होती है जर्मन कार्स की, फोक्सवैगन की या स्कोडा की, तो क्या है हाई मेंटेनेंस या सर्विस पे कितना खर्चा आता है? आप जो नॉर्मल सर्विस कराओगे वो 6 महीने में होती है, 4,500-5,000 का खर्चा आता है। और इसकी जो आप सर्विस कराओगे वो साल में एक बार होती है, 8,000 8,500 का खर्चा आता है। तो कौन सी तो बात वही हो गई बात वही हो गई, वही है। तो ये एक मिथ है दोस्तों कि हम अगर जर्मन कार चलाते हैं तो उसका जो खर्चा है या सर्विस कॉस्ट है बहुत ज्यादा आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रचित, आपने जो इस सेगमेंट की हाईएस्ट सेलिंग कार्स हैं, मैं 2 गाड़ियों के नाम लूंगा, आप बताइएगा, जैसे वैगनार है या फिर स्विफ्ट है, ये गाड़ियां क्यों कंसीडर नहीं करी आपने? खासकर स्विफ्ट, वैगनार तो मुझे नहीं लगता कि आप चलाते, लेकिन स्विफ्ट जैसी गाड़ियां क्यों कंसीडर नहीं करी? कहाँ वैगनार, स्विफ्ट, ये मारुति की गाड़ियां तो मैं, अगर आप एनसीआर जैसे शहर में जहां मैं रहता हूँ और आप थोड़ा सा भी हाईवे में जाते हो तो मैं तो रिकमेंड ही नहीं करूंगा कि साइकिल भी घुस जाए तो घुस जानी गाड़ी आगे से या पीछे से, फिर उसका डेंट बनवाते घूमूं मैं, और जिसमें 6 महीने के बाद कोई ड्राइविंग एक्सपीरियंस ही नहीं रह जाता, रेस ही देके नहीं देगी वो। तो ये गाड़ियां तो लेने का सवाल ही नहीं उठता। क्यों अपना एक्सपीरियंस, अपना दिमाग खराब करना, प्लस फैमिली को संकट में डालना कहीं ठुक जाए। एग्जैक्टली, फैमिली का तो बहुत बड़ा नुकसान। मतलब मारुति की गाड़ियां लेने का मतलब मुझे तो ये लगता है कि आप कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर रहे हो उन चीजों से जो कि आपके पैरामीटर में सबसे ऊपर होनी चाहिए। सेफ्टी, फैमिली सेफ्टी। अगर आप एक फैमिली पर्सन हो यार, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप मारुति की गाड़ियां लो। और खासकर क्या रचित, आप मानते हैं इस बात को कि अगर कुछ लो मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं जो कि गाड़ी मारुति की प्रेफर करते हैं कि भाई वो बजट में हमारे आ जाती है, तो आज के समय में भी ऐसा कोई हर्डल रहा है कि आप मारुति की गाड़ी ही खरीद सकते हैं उस बजट में? तो जरा सा मेंटल हर्डल ही है। आप मारुति की गाड़ी लेने जा रहे हो, मारुति से लाख गुना बेटर इस समय टाटा दे रहा है। उसका जो भी इंटीरियर सेफ्टी वाइज, जैसे मैं अभी इसकी तारीफ कर रहा था ना कि दिस इज वेरी हार्ड, इससे थोड़ा 19 है, बट आप टाटा इज मच बेटर देन मारुति दीज डेज इंटीरियर और सेफ्टी के मामले में। आप वो ले लो, आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा लेकिन कम से कम प्राण तो बच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो मेंटेलिटी का ही फर्क है गाइस। तो देखो, सारा खेल मेंटेलिटी का है। अगर ये आप सोच रहे हैं कि मारुति की गाड़ी आपको सर्विस कॉस्ट कम देगी या पार्ट्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे या फिर एवरेज बहुत अच्छा देगी, तो भाई ये बहुत पुरानी बातें आ गई हैं, छोड़ो कल की बातें। तो किसी भी गाड़ी के सर्विस सेंटर्स पैन इंडिया इनके शोरूम्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, कोई पार्ट की कमी नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमारा एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी गाड़ियां लो जो सेफ है। हम नहीं कह रहे फोक्सवैगन लो, टाटा लो, किसी एक कंपनी के लिए हम वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन सेफ गाड़ियां लो। ऐसी गाड़ियां मत लो गाइस जो सेफ नहीं है, ऐसी गाड़ियां बिल्कुल मत लो जिसमें प्रॉपर एयर बैग्स नहीं है या बाकी जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो नहीं है। और अच्छी गाड़ियां लीजिए
चाहे आप बेस मॉडल लीजिए, लेकिन अच्छी गाड़ियां लीजिए। तो ये तो काफी पॉजिटिव आपने बता दिए रचित इस पोलो के, और आपने पोलो क्यों खरीदी। मैं ही जानना चाहता हूँ इसमें कोई तो नेगेटिव होगा, कोई ऐसा चीज जो आपने पिछले 2-3 साल में महसूस करी हो। इसमें दो छोटे छोटे नेगेटिव्स हैं, कुछ लोगों को बड़े लग सकते हैं। पहला तो अगर आप बाकी गाड़ियों से कंपेयर करोगे तो इसका जो इंजन है, जब आप बाहर खड़े होते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आवाज थोड़ी सी ज्यादा है। ओके। जैसे Hyundai चला के मैं भी जब लेने आया था इसको, तो मुझे लगा था इसका आवाज थोड़ी ज्यादा है। एक तो नेगेटिव ये है। दूसरा, जो इसमें आगे बहुत स्पेस मिलता है, इसके अंदर भी बहुत स्पेस है, पीछे डिग्गी में बहुत स्पेस है, तो ये आगे और डिग्गी के स्पेस के कारण ये जो रियर सीट का स्पेस है ये थोड़ा कम हो जाता है। तो अगर मेरे जैसा कोई 6 फुट का आदमी पीछे बैठेगा तो उसको बिल्कुल लगेगा कि कहाँ दब गया हूं मैं। तो इसमें सिर्फ मुझे ये 2 नेगेटिव मिले हैं अभी तक। तो ये नेगेटिव पोलो में काफी हाईलाइट करा जाता है कि रियर सीट का जो एक्सपीरियंस है वो कुल मिला के इतना अच्छा नहीं है, स्पेस बहुत कम है, 2 लोग ही बैठ सकते हैं। अगर आपने 3 लोग बैठा दिए तो वो काफी कंजेस्टेड बैठेंगे। और आई थिंक रचित, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? आपने जब खरीदी होगी तो ये सोच के ली होगी। मैंने तो 2 लोगों के हिसाब से ली थी, मैं मेरी वाइफ। ओके, तो 2 लोगों के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट छोटा बच्चा भी अगर आपके साथ है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप भरी पूरी फैमिली के साथ हैं, घर में 5-6 लोग हैं, 4-5 लोग हैं, तो पोलो ऑफ कोर्स एक फैमिली कार नहीं है, मतलब 3 लोग नहीं बैठा सकते आप पीछे, उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो ये थी Volkswagen पोलो क्यों परचेज करी, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स रचित ने भी पॉइंट आउट करे, इस गाड़ी के ओनर ने भी पॉइंट आउट करे, और जो फ़ायदे हैं वो तो बहुत ढेर सारे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने ये भी बताने की कोशिश करी कि कुछ गाड़ियों को आपको क्यों अवॉइड करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा मत लो, लेकिन अगर अवॉइड कर सकते हो तो बिल्कुल करो। मजबूत गाड़ियाँ लीजिए। पोलो, जिसको एक मिनी टैंक भी बोला जाता है, क्यों बोला जाता है आज आपने देख लिया है। इसकी मजबूती का वाकई में कोई जोड़ तोड़ नहीं है, लेकिन हाँ अपडेटेड नहीं है, थोड़ी आउटडेटेड लगती है। खासकर इसका जो इंटीरियर है वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड लगता है। तो आज के समय में ऐसी आउटडेटेड गाड़ी को यूज़ करना सही है या नहीं है। और जिन लोगों को मजबूती चाहिए वो आज भी पोलो को यूज़ करते हैं, जिन लोगों को ड्राइविंग डायनामिक्स बहुत अच्छे चाहिए वो आज भी यूज़ कर रहे हैं इस गाड़ी को। आप क्या मानते हैं कि ये गाड़ी आज के समय में 2023 में परचेज़ करने लायक है या नहीं है?